लास्ट लास्ट सेशन और कम होते जा रहे हैं। हाँ, जैसे जैसे सेशन एंड हो रहा है उस तरह से सर्दी बढ़ रही है और स्टूडेंट ने भी सोना शुरू कर दिया, बस ये लग रहा है। ओके, आज हमारा एक नया टॉपिक है, बट नया टॉपिक तो मतलब नहीं है, वही टेस्टिंग हाइपोथेसिस है। बट उसमें हम एक नया डिस्ट्रीब्यूशन जो है, मतलब एक नया टेबल और एक नया फार्मूला जो है वो यूज करेंगे। है हमारा वही टॉपिक टेस्टिंग हाइपोथेसिस का। उसमें हम जो डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहे हैं उसको हम कहते हैं काई स्क्वायर। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, इसका काई स्क्वायर जो सिंबल है वो ये सिंबल रहता है, मतलब हम इसको इस तरह से सिंबल के साथ लिख सकते हैं काई स्क्वायर। अच्छा, पढ़ने वाले इसको चाय भी पढ़ते हैं, चाय स्क्वायर। किसके स्पेल जो है ये इस तरह से प्रोनाउंस किए जा सकते हैं कि इसको पढ़ने वाले चाय भी पढ़ते हैं, चाय भी पढ़ते हैं। वैसे असल प्रोनाउंसिएशन जो है इसका काई है, काफ से। और ये इसका सिंबल जैसे हम एक्स लिखते हैं ना, एक्स, तो ये इसके दो डंडे इसके इस तरह से इसके मोड़ दें, ये इसके ऊपर स्क्वायर डाल दें, ये काई स्क्वायर का सिंबल बन जाते हैं। काई इसको इस तरह से वर्ल्ड में भी लिखते हैं और इस तरह से सिंबल के साथ भी हम उसको डिफाइन करते हैं, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। तो जैसे जेड डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे टी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसी तरह काई डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका मैंने आपको टेबल अभी अभी जो है क्लास से पहले जो है आपको ग्रुप में सेंड किया था। तो काई स्क्वायर का भी एक अलग टेबल है, टी डिस्ट्रीब्यूशन का भी एक टेबल है, जेड डिस्ट्रीब्यूशन का भी टेबल है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन जैसे यूज करेंगे हम उसी के रिस्पेक्ट से उसका टेबल यूज करते हैं। तो काई स्क्वायर हम कहाँ पे यूज करते हैं, मतलब जेड को तो हम वहां पे यूज करते हैं जब हमारे पास पॉपुलेशन का सिग्मा गिवन होता है, तब हम जेड को यूज करते हैं। जेड को यूज करेंगे तो दूसरी कंडीशन वो ये है कि अगर पॉपुलेशन का सिग्मा गिवन नहीं है तो सैंपल का साइज लार्ज होना चाहिए, वहां पे भी हम जेड डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करते हैं। टी डिस्ट्रीब्यूशन वहां पे यूज करते हैं जहां पर पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा जो है वो अननोन होगा और सैंपल का साइज लेस होगा, मतलब 30 से लेस होगा, स्मॉल साइज। वहां पे हम टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। काई स्क्वायर को कहाँ पे यूज करेंगे, अब हम इसी को थोड़ा सा डिफाइन करते हैं और फिर इसके जो है एक्सरसाइज के प्रॉब्लम। फर्स्ट ऑफ ऑल, टू टेस्ट the goodness of data, हमने हमारे पास कोई डेटा गिवन होगा, ठीक है, हमारे पास कोई डेटा गिवन होगा, हम उसको टेस्ट करेंगे एज अ गुडनेस के तौर पर कि ये डेटा अच्छा है या बुरा है। मतलब अच्छे से मुराद इस डेटा से हम अच्छे रिजल्ट्स जो है वो डिफाइन कर सकते हैं या इस डेटा में कोई एरर है। तो गुड्स मतलब उस डेटा के गुडनेस को चेक करेंगे, उस डेटा के गुडनेस को टेस्ट करेंगे कि ये डेटा कितना अच्छा है, हमारे लिए फायदेमंद है नहीं है। मतलब इस चीज को अगर हमें टेस्ट करना हो तो हम काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करते हैं। किसी डेटा को टेस्ट करना हो कि ये डेटा अच्छा है या बुरा है, इसमें एरर है या इस एरर नहीं है, तो उस चीज को टेस्ट करने के लिए हम काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। अब देखें, इस स्टेटमेंट से आपको पता चल गया होगा कि काई स्क्वायर वहां पर यूज नहीं होता जहां पर आपने पॉपुलेशन के मीन को टेस्ट करना हो, ठीक है। इसके लिए ना हमारे पास एक कंप्लीट डेटा होगा, मतलब कोई एक सिंगल वैल्यू नहीं होगी, हमारे पास कंप्लीट एक डेटा होगा और उस डेटा को हम चेक करेंगे, उस डेटा को हम टेस्ट करेंगे कि वो डेटा कितना अच्छा है। तो इसमें हमारे पास पॉपुलेशन का भी नहीं होगा, मतलब इसके क्वेश्चन जो है वो जेड के और टी डिस्ट्रीब्यूशन दोनों से अलग होंगे। इसके जब हम स्टेटमेंट हम सॉल्व करेंगे ना क्वेश्चन, तो इसकी स्टेटमेंट ही आपको बता देगी कि ये डेटा जो है, ये क्वेश्चन जो है, ये जेड डिस्ट्रीब्यूशन का भी नहीं है, ये टी डिस्ट्रीब्यूशन का भी नहीं है, ये काई स्क्वायर का होगा। ओके, जहां पर आपने चेक करना हो, जहां पे आपने टेस्ट करना हो, टेस्ट द डिपेंडेंसी, ये डिपेंडेंसी मतलब हमारे पास कोई बाईवेरिएट डेटा होगा जिसमें हमारे पास दो वेरिएबल हो सकते हैं, एक्स और वाई। उसमें ये टेस्ट करना हो कि क्या एक्स डेटा वाई डेटा पे डिपेंड कर रहा है या वाई डेटा एक्स डेटा पे डिपेंड कर रहा है। उन दोनों वेरिएबल में से, उन दोनों डेटा में से कौन सा डिपेंडेंट डेटा है, कौन सा इंडिपेंडेंट डेटा है, इस चीज को टेस्ट करना हो कि कौन सा डेटा किस डेटा पे डिपेंड कर रहा है या कौन सा डेटा किस डेटा पे डिपेंड नहीं कर रहा, दैट इज इंडिपेंडेंट।
तो इस चीज को अगर टेस्ट करना हो, डाटा की डिपेंडेंसी को या डाटा की डिपेंडेंसी को, तो वहां पे भी हम काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। Since इसका जो सिंबल है वो आपको ये बता रहा है दैट इज वो माइनस में। ओके, नेटवर्क डिस्कनेक्शन हो गया था। ओके, हम बात कर रहे थे काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की। तो जैसे मैंने लिखा है कि जैसे सिंबल आपको ये बता रहे हैं, इसके ऊपर स्क्वायर है, काई स्क्वायर, नाम से ही जा रहा है काई स्क्वायर। तो स्क्वायर वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर हम किसी वैल्यू का स्क्वायर देते हैं तो कभी भी आपके पास आंसर नेगेटिव नहीं आएगा। जैसे +2 का स्क्वायर करते हैं तो +4 आता है, तो -2 का जब स्क्वायर करेंगे तो भी +4 आएगा। तो स्क्वायर कैन नेवर बी डिफाइंड इन नेगेटिव। सिमिलरली काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन कभी भी नेगेटिव साइड पे डिफाइन नहीं होगा। सो एंड हेंस it is always one till test and from right side। ये इसका ग्राफ होता है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का। क्योंकि नाम से ही जाहिर है कि काई स्क्वायर है, तो इसका जो रिजेक्शन रीजन होगा वो हमेशा राइट साइड पे होगा, लेफ्ट साइड पे नहीं होगा। क्योंकि हमें पता है लेफ्ट साइड पे जब हम कोई वैल्यू उठाते हैं तो उसके साथ नेगेटिव का साइन लिखते हैं, तो स्क्वायर नेगेटिव नहीं होगा। तो इसलिए जब भी हम इसके ग्राफ के अंदर क्रिटिकल रीजन डिफाइन करेंगे वो हमेशा राइट साइड पे होगा। इट्स मीन इट इज ऑलवेज वन टिल टेस्ट एंड फ्रॉम राइट साइड। और इसका जो ग्राफ होता है, ग्राफ ऑफ सच distribution is positively skewed। पढ़ा होगा आपने स्टेट्स में, पॉजिटिवली स्क्यूड, नेगेटिवली स्क्यूड। इसका ग्राफ जो होता है वो पॉजिटिवली स्क्यूड होता है। मतलब इसका ग्राफ का एक टेल जो है वो पॉजिटिव साइड पे ज्यादा होता है, नेगेटिव साइड पे नहीं होता। पॉजिटिव स्क्यूड ही होता है ना, जिसका ग्राफ एक टेल पॉजिटिव साइड पे ज्यादा होता है, नेगेटिव साइड पे होता है। नेगेटिव स्क्यूड क्या होता है, जिसका टेल नेगेटिव साइड पे ज्यादा होता है, पॉजिटिव साइड पे नहीं होता। तो ये कुछ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशन है। तो काई स्क्वायर जब भी यूज करेंगे हमेशा वन टिल टेस्ट में होगा। और वन टिल टेस्ट भी कौन सा, राइट साइड का, लेफ्ट साइड का नहीं, क्योंकि लेफ्ट साइड पे नेगेटिव टेल्स होती हैं, तो काई स्क्वायर नेगेटिव साइड पे डिफाइन नहीं होगा। और इसका ग्राफ जो होता है वो पॉजिटिव स्क्यूड होता है। उसके बाद इसका जो फार्मूला है जो हम अपने टेस्टिंग हाइपोथेसिस के अंदर यूज करेंगे वो कुछ इस तरह का है। काई स्क्वायर की जो हम कैलकुलेटेड वैल्यू निकालेंगे वो इस फार्मूले से निकालेंगे, O माइनस ई होल स्क्वायर अपॉन ई। जब हम टेस्टिंग हाइपोथेसिस के अंदर काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू निकालेंगे
तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे और काई स्क्वायर जो टेबुलर वैल्यू होगी वो हम उसके टेबल से उठाएंगे, फिर दोनों में कंपैरिजन करेंगे, जैसे हम टेस्टिंग हाइपोथेसिस में करते हैं कि अगर हमारी कैलकुलेट की वैल्यू जो है टेबुलर वैल्यू से अबव आ रही है तो फिर रिजेक्शन, अगर लेस आ रही है तो फिर एक्सेप्टेंस। मतलब वो सारे स्टेप्स वही होंगे हमारे टेस्टिंग हाइपोथेसिस के, सिर्फ और सिर्फ चेंजिंग कहाँ पे होगी, जहां पर हम टेस्ट स्टैटिस्टिक्स करते हैं ना, जहां पे हम डिफाइन करते हैं कि हमारे क्वेश्चन किस फॉर्मूले से सॉल्व होगा, जहां पे हम लिखते हैं कि ये जेड डिस्ट्रीब्यूशन से होगा या टी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वहां पे ये चेंजिंग आ जाएगी। और प्लस एक चेंजिंग वहां पे आएगी जहां पे हम क्वेश्चन को लिखते हैं ना कि हमारा क्वेश्चन जो है वो वन टेल टेस्ट से होगा या टू टेल टेस्ट से होगा, तो वहां पे हमारी चेंजिंग आएगी कि हमारा क्वेश्चन जो है वो वन टेल टेस्ट से होगा और साइड से होगा। बाकी सारे स्टेप्स, नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, सारे स्टेप्स वैसे होंगे जैसे हम अपने क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। ठीक है, बाकी सब कुछ वैसे होगा जैसे हम अपने टेस्टिंग हाइपोथेसिस में स्टेप बाय स्टेप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप उसको लेके चलते हैं। बाकी सारे स्टेप वैसे होंगे, बस जहाँ पे जो चेंज होगी वो फार्मूले वाली जगह पे चेंज होगी, और जो है आपका जो वन टेल टेस्ट है वो राइट साइड का होगा। तो ये इसका छोटा सा एक इंट्रोडक्शन है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का। अब हम इसके कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़े डिस्कस करते हैं और थोड़े सॉल्व करते हैं, और उसमें देखते हैं कि काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से यूज होता है। तो इसकी भी एक्सरसाइज मैंने आपको अभी क्लास से पहले व्हाट्सएप में सेंड की है, तो उस एक्सरसाइज को ओपन कर लें और उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसमें क्या कहा है और हमने उसमें क्या करना है। सर फॉर्मूले में यहाँ पे 0 माइनस v स्क्वायर लिखा है सिग्मा जीरो नहीं है, ये है, ये क्या ओ है है, सर? जीरो नहीं है, ओ ये है। ओ का मतलब होता है ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, ओ है, ये ओ है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, और ई का मतलब होता है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ये मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा कि ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी क्या होती है और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ये जीरो नहीं है, ये ओ है। ओ का मतलब ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड। ई जो है वो एक्सपेक्टेड को शो कर रहा है, ओ जो है वो ऑब्जर्व को शो कर रहा है। ओके, हमारे पास एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज नंबर है 13 और उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। Using a well shuffled deck of playing cards, 100 cards were drawn, each being replaced after being drawn, and then the deck was reshuffled. The results are below. Test each one to see it is differs from chance. उसके बाद पार्ट ए में उसने आपको बता दिया है रेड कार्ड 40 और ब्लैक कार्ड 60। तो आपने बिजनेस स्टैट्स के अंदर जो आपने बीबीए 2 में स्टैट्स पढ़ा होगा, उसमें आपने डेक ऑफ 52 कार्ड की डिस्ट्रीब्यूशन देखी होगी प्रोबेबिलिटी के टॉपिक में, कि हमारे पास डेक ऑफ 52 कार्ड में आधे कलर्स के जो है वो कलर होता है और आधे कार्ड जो होते हैं वो ब्लैक होते हैं, रेड एंड ब्लैक, दो कलर के कार्ड होते हैं 52 में। 26 प्लस 26 ब्लैक होते हैं, 26 रेड होते हैं। ठीक है, फिर उसमें डिफरेंट सूट्स होते हैं, क्लब, डायमंड, स्पेड एंड हार्ट। तो हार्ट और डायमंड जो होता है ये रेड में होता है, क्लब और स्पेड जो होता है वो ब्लैक में होता है। फिर इन सारे सूट्स के जो टोटल कार्ड्स होते हैं वो 13 13 13 13 होते हैं। फिर उसमें किंग, क्वीन, जैक, इस तरह से कार्ड्स होते हैं। अच्छा, उसने ये कहा है कि 52 डेक ऑफ 52 कार्ड के अंदर से एक कार्ड ड्रॉ किया है,
उसका कलर नोट कर लिया, उसको वापस अंदर रख दिया 52 कार्ड के अंदर वापस रख दिया, उसको फिर रीशफल किया, मिक्स किया, फिर दूसरा कार्ड निकाला, उसका कलर नोट किया, उसको वापस अंदर रख दिया, फिर उसको रीशफल किया, मिक्स किया कार्ड्स को आपस में, फिर तीसरा कार्ड ड्रॉ किया, उसका कलर नोट किया, उसके बाद उसको वापस अंदर रख के फिर उसको मिक्स किया। ऐसा 100 टाइम्स किया, मतलब उन्हें कार्ड्स को 100 टाइम ड्रॉ किया और वापस अंदर रख के रीशफल किया 100 टाइम्स। उन 100 टाइम्स के अंदर हमारे पास 40 टाइम्स रेड कार्ड ड्रॉ हुए, 60 टाइम ब्लैक कार्ड ड्रॉ हुए। अब वो आपसे ये कह रहे हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है, मतलब हम डेक ऑफ 52 कार्ड के अंदर जैसे हम कहते हैं कि उसमें आधे रेड होते हैं आधे ब्लैक होते हैं, तो क्या ऐसा हैपन हो सकता है कि हम एक एक करके कार्ड ड्रॉ करें 100 टाइम, उसमें 40 टाइम्स रेड आए 60 टाइम ब्लैक आए, मतलब ऐसा हैपन हो सकता है? मतलब सिंपल इज दैट, उसने आपसे क्या पूछा है कि जो रिजल्ट आपको बताया गया है इसको टेस्ट करके बताएं कि क्या ये रिजल्ट सही है या गलत है। जो रिजल्ट आपको दिया गया है, जो डेटा आपको बताया गया है, उस डेटा को टेस्ट करके बताएं कि ये सही है या ये गलत है। अगर सही है तो फिर हम लिखेंगे इट इज नॉट डिफर फ्रॉम चांस, और अगर ये सही नहीं है तो फिर हम लिखेंगे इट डिफर फ्रॉम चांस। तो बेसिकली हमने टेस्ट क्या करना है, टेस्ट हमने ये करना है इट डिफर फ्रॉम चांस, हमने ये स्टेटमेंट टेस्ट करनी है इट डिफर्स फ्रॉम चांस। अच्छा, इस क्वेश्चन में जैसे मैंने बताया था टेस्टिंग हाइपोथेसिस के अंदर हमारा सबसे जो टिपिकल टॉपिक वो स्टेप होता है वो होता है नल और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को सिलेक्ट करना। फिर उसके लिए मैंने आपको डिफरेंट कंडीशन बताई थी कि अगर म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट है तो उसको लेस देन में लिखना, मोर देन में लिखना, लेस देन इक्वल टू में लिखना एंड नॉट इक्वल टू में लिखना। डिफरेंट कंडीशन मैंने आपको बताई थी। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इसमें हम पॉपुलेशन के मीन को तो टेस्ट करते नहीं है, इसमें हम जाहिर बात है डेटा एक दिया होता है उसको टेस्ट कर होते हैं या डिपेंडेंसी को चेक करते हैं, तो इसमें हमारे पास डेटा क्यों होता है। अब डेटा को चेक करने के लिए फिर हमारे पास जो H0 या H1 होता है उसको हम यूं नहीं लिखते कि दिस इज इक्वल टू, दिस इज नॉट इक्वल टू, दिस इज लेस देन, दिस इज मोर देन, वो तो ऐसा नहीं लिखते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट को चेक करते हैं कि क्वेश्चन के अंदर उसने हमें क्या कहा है टेस्ट करने के लिए। देखो उसने लास्ट में क्या लिखा है, टेस्ट ईच वन टू सी इफ इट डिफर फ्रॉम चांस। इसको टेस्ट करना है, इट डिफर फ्रॉम चांस, इस स्टेटमेंट को हमने टेस्ट करना है। तो हम जब स्टेप 1 के अंदर आएंगे टेस्टिंग हाइपोथेसिस का H0 को डिफाइन करेंगे, उसमें लिखेंगे इट डिफर्स फ्रॉम चांस। मतलब इसमें हम वो तो नहीं लिखेंगे ना कि म्यू लेस देन ग्रेटर देन, इसमें जाहिर बात है हम पूरी एक स्टेटमेंट लिख देंगे जिसको हमने टेस्ट करना है। तो स्टेप 2 क्या हो जाएगा, बाय डेफिनेशन सॉरी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, बाय डेफिनेशन वो नल हाइपोथेसिस का नेगेटिव स्टेटमेंट होता है। तो इसको लिखते हैं इट डज नॉट डिफर फ्रॉम चांस। मतलब जो नल हाइपोथेसिस जो आपने लिखा है उसको नेगेटिव बना दे, उस स्टेटमेंट को नेगेटिव बना दे, ये ऑल्टरनेट बन जाएगा। तो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमारा जो पहला स्टेप मुश्किल स्टेप होता है ना वो इसमें आसान बन जाता है। मतलब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं उसमें से उसी की स्टेटमेंट उठा के नल हाइपोथेसिस को डिफाइन कर देते हैं और इस स्टेटमेंट का नेगेटिव ऑल्टरनेट बना देते हैं। स्टेप 2 में आएंगे। स्टेप 2 में उसने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को हम डिफाइन करते हैं, तो उसने क्वेश्चन में डिफाइन नहीं किया हुआ, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन के अंदर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिफाइन ना हुआ हो तो हम उसको अपनी तरफ से सपोज कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अच्छा, नॉर्मली 1% से 10% होता है तो हम उन सब का एवरेज उठा लेते हैं 5%। तो नॉर्मली हम 5% को अज्यूम करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये बन जाएगा आपका 0.05। स्टेप 3 में आ जाएंगे। स्टेप 3 अब फिक्स हो गया, इट इज वन टेल टेस्ट, क्योंकि इसमें 2 टेल टेस्ट की भी कंडीशन नहीं होगी, इसमें 1 टेल टेस्ट लेफ्ट साइड का भी नहीं होगा। तो स्टेप 3 आपका फिक्स हो गया। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपने स्टेप 3 में सिर्फ यही स्टेटमेंट लिखनी है, इट इज ऑलवेज 1 टेल टेस्ट फ्रॉम राइट साइड। स्टेप 4 में आएंगे। स्टेप 4 भी आपका फिक्स हो गया
कि स्टेप 4 में आपने सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज करना है इसके लिए, ये भी आपका फिक्स हो गया। स्टेप 5 में आएंगे। स्टेप 5 में क्या करेंगे जी, सारा अपना कैलकुलेशन का काम जो है स्टेप 5 में करेंगे। करें स्टेप 5 में। अब हम यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बनाते हैं। ये हमारे पास रेड कार्ड हो गए, ये हमारे पास ब्लैक कार्ड हो गए, ये ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी हो गई, ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हो गई। अच्छा, ऑब्जर्व वो होती है जो गिवन होती है, मतलब जो चीज ऑब्जर्व की है वो गिवन होगी। तो ऑब्जर्व क्या किया है, रेड 40 है, ये ऑब्जर्व किया है। ब्लैक कितने हैं, 60। ऑब्जर्व का समेशन कर लें, समेशन ओ, ये आ जाएगा 100। एक्सपेक्टेड हम खुद कंप्यूट करेंगे, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हम खुद कंप्यूट करेंगे, और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कंप्यूट करने का फॉर्मूला ये है समेशन ओ इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कंप्यूट करने का फॉर्मूला है समेशन ओ इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स का क्या मतलब है, ये आपका जो रेड 52 कार्ड के अंदर से रेड कार्ड ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/2। किया होगा आपने, रेड कार्ड ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होती है, ब्लैक कार्ड ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होती है। इसको समेशन ओ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसको भी समेशन ओ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये आंसर आ जाएगा 50, ये आंसर आ जाएगा 50। और एक चीज का ख्याल रखना है कि जब आप समेशन ई करेंगे तो उसका आंसर भी वही आना चाहिए जो समेशन ओ का आ रहा था। अगर ये इक्वल आ रहे हैं इसका मतलब है आपने प्रोबेबिलिटीज को ही कंप्यूट किया हुआ है, और अगर ये आंसर इक्वल टू नहीं आ रहा इसका मतलब है आपने कोई मिस्टेक किया, मतलब सिंपल इज दैट आपकी प्रोबेबिलिटीज गलत हैं, आपने जो प्रोबेबिलिटी लिखी है वो गलत है। ठीक है, उन प्रोबेबिलिटीज को सही करें। तो प्रोबेबिलिटीज अगर सही होंगी तो इसका सम और इसका सम आपस में इक्वल होगा, ये आपकी वेरिफिकेशन होगी कि आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू सही निकाली। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला होता है समेशन ओ इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, मतलब रेड कार्ड ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी, डेक ऑफ 52 कार्ड में से अगर हमने रेड कार्ड ड्रॉ करना हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, आपने पढ़ा होगा ना, 26/52 होता है ना रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी। और इसी तरह ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, वो भी 26/52 होती है। ये भी 1/2 हो गया, ये भी 1/2 हो गया। तो मैंने 1/2 को समेशन ओ से मल्टीप्लाई कर दिया, 1/2 को समेशन ओ से मल्टीप्लाई कर दिया, और आंसर का सम किया, आंसर वही आना चाहिए जो समेशन ओ आ रहा था। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे एक और कॉलम बनाएंगे जो फॉर्मूला है ओ माइनस ई का होल स्क्वायर अपॉन ई। ये ओ है, ये ई है, 40 माइनस 50 का होल स्क्वायर अपॉन 50, 60 माइनस 50 का होल स्क्वायर अपॉन 50। तो इसका आंसर आ जाएगा 10 का स्क्वायर 100 अपॉन 50, ये 2 आ गया। ये भी 10 का स्क्वायर 100 अपॉन 50, ये भी आपके पास 2 आ गया। और इसका समीशन कितना हो गया, समीशन ओ माइनस ई का होल स्क्वायर अपॉन ई दैट इज इक्वल टू 4। सर ओ माइनस ई का होल स्क्वायर था या ओ माइनस बी स्क्वायर था? ये ओ है, ये ई है। जैसे फार्मूला में मुझे मैंने पहले देख के लिखा था वो ओ माइनस बी स्क्वायर लिखा था मुझे नहीं। ओ माइनस ई करेंगे ना, ये ओ की वैल्यू 40 हो गई, ई की वैल्यू 50 हो गई, 40 माइनस 50 10 होते हैं, -10 होता है। ठीक है, -10 का स्क्वायर प्लस 100 होगा ना। वो क्लियर है, वो पता है, चलो फार्मूला और कंफर्म करेगा, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली 60 माइनस 50 का आंसर +10 होता है, और +10 का स्क्वायर भी 100 होता है। 100 डिवाइड बाय 52 हो गया, 100 डिवाइड बाय 52 हो गया, 2 + 2 4 हो गया। तो आपके पास समेशन
ओ माइनस ई का होल स्क्वायर अपॉन ई, ये आपके पास 4 आ गया, और इसको हम कहते हैं काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू। इसको हमने कैलकुलेट किया है, ये काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई हमारे पास, यहां से ये काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू। ये हमारा स्टेप 5 कंप्लीट हो गया। अब हम आएंगे स्टेप 6 की तरफ। स्टेप 6 में हम क्या करते हैं, ग्राफिकली रिजेक्शन रीजन को डिफाइन करते हैं। तो हमने पहले डिफाइन किया है कि हमारा काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ राइट साइड पे यूज होगा। तो काई स्क्वायर की टेबलर वैल्यू क्या होगी, तो न्यू की वैल्यू वही है n-1। n हमारे पास दो कैटेगरीज हैं, n हमारे पास 2 हो गया, 2 - 1, ये हमारे पास न्यू की वैल्यू 1 आ गई। तो अब हम जाएंगे काई स्क्वायर टेबल के अंदर। काई स्क्वायर टेबल ओपन कर लें। हमारे पास मीटिंग का टाइम भी एंडिंग पे है, तो जब डिस्कनेक्शन हो जाएगा तो फिर हम ब्रेक पे चले जाएंगे, ब्रेक से फिर वापस आके इसको देखेंगे। काई स्क्वायर टेबल ओपन कर लें। काई स्क्वायर